इवनिंग सभी को साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल पे समस्त प्रतिभागियों का स्वागत है। आज का इंपॉर्टेंट सेशन बेटा प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, पूर्णांतरिक परावर्तन संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें हम लोग विभिन्न तरीके के प्रश्न देखेंगे, चाहे वो कूट वाले हो, अंकित प्रश्न हो। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलेगा। मैंने तो ठान रखा है पूरे 18 जो टॉपिक्स साइंस के दिए हैं उसको 1 बाय 1 आपको कराना है, ठीक है। जिसमें से ये जो लेक्चर चल रही है बेटा, ये वाली जो लेक्चर है वो कौन सी है, ये है आपकी तीसरी नंबर की। हमने ऑलरेडी कार्य ऊर्जा, बल, गति और क्या बोलते हैं जो हमने कल किया था ध्वनि, इतने टॉपिक्स हमने कर लिए हैं। आज की जो क्लास की है उसमें हम देखेंगे लेंस के बारे में, दर्पण के बारे में। चलिए पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न ये पूछ रहा है कि भाई बताइए कि उत्तल लेंस को किस लेंस के नाम से भी जाना जाता है, अपसारी, अभिसारी, समतल और अवतल। तो मैं बता दूं कि उत्तल लेंस किरणों को किसी एक बिंदु पर क्या करता है, केंद्रित करता है, और किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने के कारण इसे कन्वर्जेंट लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। जबकि अवतल लेंस जो कि किरणों को डाइवर्ट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट या अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये किरणों को क्या करता है, किसी एक बिंदु से फैलाता है। तो फैलाने वाला कौन, तो फैलाने वाला अवतल लेंस, और किसी एक बिंदु पर लाने वाला कौन, उसको क्या बोलते हैं बेटा, वो है आपका अवतल लेंस। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ये बता दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोकस दूरी, एफ की वैल्यू पूछा गया है कि फोकस दूरी आपको बताना है, ऋणात्मक होती कि धनात्मक की, शून्य की अनंत। तो आपको बताया था मैंने क्लास में कि भाई जो उत्तल लेंस होती है इसकी जो फोकस दूरी होती है, उससे पहले ये भी बताया था समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, 1/0 इक्वल टू अनंत, ठीक है। जबकि आपके उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक, पॉजिटिव। तो एफ की वैल्यू जहां पे लेंस सूत्र से क्वेश्चन बनाएंगे वहां पे उत्तल लेंस के लिए क्या लेंगे बेटा, धनात्मक, और अवतल लेंस के लिए क्या होती है, तो अवतल लेंस के लिए होती है ऋणात्मक। तो अगर मैं लेंस सूत्र की बात करूं, इसी में बता देता हूं लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v इक्वल टू 1 माइनस 1/u, जहां पे एफ क्या है फोकस दूरी, v क्या है आपकी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति, और u क्या है अक्ष से वस्तु की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे इतना पूछा गया है, जी हाँ। तो अब बेटा एफ की वैल्यू अगर उत्तल लेंस के लिए रखनी है तो उत्तल लेंस के लिए क्या रखोगे बेटा, प्लस, अवतल लेंस के लिए क्या रखोगे, माइनस, ठीक है। और v की वैल्यू तो आपको पता है ऑलवेज क्या रखते हैं, माइनस ही रखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लेंस सूत्र का अगर क्वेश्चन को करने जाएंगे आगे तो इस प्रकार के फॉर्मूला का यूज करना है। पूरी क्लास बने रहिए आप लोग, एक एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा, आप बिल्कुल शांत बने रहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऑप्शन नंबर बी कैसी होती है, धनात्मक। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या, सर प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कैसे करें, बस मेरे साथ जुड़े रहो। मल्टीपल 9th 10th की बुक के रिविजन करो। हमारी साइंस की जो ई बुक है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये बिल्कुल साइंस की ई बुक जिसके बारे में बार बार बोल रहा हूँ कि ये भाई एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाया गया है। ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे। इसके लिए आपको गूगल के प्ले स्टोर में जाना है और साध्य पीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना। अगर आपके पास एप्लीकेशन पहले से है तो ई बुक में चले जाना और ई बुक वाले सेशन पे ये बुक आपको दिखाई देगा। इस बुक में क्या खासियत है सर, क्यों खरीदें, तो इसमें बेटा MCQ मिलेगा पहला। तो आपके इसमें बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे, बेसिक बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे 10वीं पास मंगा गया है प्रयोगशाला परिचारक के लिए, तो आर्ट वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, मैथ्स वाले हैं, साइंस वाले। तो इसमें क्या होता है, बायोलॉजी वाले हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में उसका और होना है, मैथ्स वाले हैं तो बायोलॉजी नहीं बनता। तो स्ट्रॉन्ग जो बेसिक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग किया गया है। इसमें 1 लाइनर दिया गया है, 1 लाइनर, जहां से क्वेश्चंस पूछने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो याद रखना भाई, इतनी चीजें आपकी इसमें दी गई है, ये आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। मात्र और मात्र इसकी कीमत है 128, जहां पे 100 रुपए इसके कॉस्टिंग और 28 रुपए आपसे इसमें जीएसटी लिया जा रहा है। इसमें बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को डाला गया है ना। इसको पढ़ के आपके बिल्कुल एग्जाम में बेनिफिट देखने को मिलेगा। और कैसे करें सर, तो इसके लिए मैंने बार बार बोला कि 9वीं और 10वीं की बुक आपके लिए वेद है, पुराण है, उपनिषद है। 9वीं 10वीं जो SCERT की बुक है बेटा, एक एक लाइन चार्ट डालो,
पूरे कॉन्सेप्ट कर जाओ, पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है, हमारी जो क्लासेस चल रही है सादा पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे, उससे बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। चलिए, और बाकी आप इस क्वेश्चंस के माध्यम से तो देख ही रहे हैं, तैयारी कर ही रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु से प्रकाश किरणें एक मानक समतल दर्पण से परावर्तित होकर किसी प्रक्षेपक तक पहुंचती है, प्रेक्षक द्वारा देखा गया प्रतिबिंब कैसे होगा। चलो बढ़िया क्वेश्चन है भाई। आपको दो स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट 1, वास्तविक सीधा वस्तु के आकार में छोटा, ये वाला। दूसरा दिया है पार्श्विक रूप से उल्टा, ठीक है। अब आपको बताना है नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है। अब क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी वस्तु से प्रकाश किरणें एक मानक समतल दर्पण से परावर्तित होकर किसी प्रेक्षक तल तक पहुंचती। परावर्तन की घटना हो रही है। अब परावर्तन की घटना हो रही किसमें, समतल दर्पण में। तो आपसे यह पूछ लिया गया है यार कि समतल दर्पण से परावर्तित होने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। स्टेटमेंट 1 दिया गया है, पहला स्टेटमेंट, वास्तविक सीधा और वस्तु के आकार में छोटा। दूसरा दिया है पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा क्या। अब आपको बताना है कि नीचे दिए गए विकल्प में क्या केवल बी और डी सही है, केवल बी और सी सही है, केवल ए और डी, ए सी और डी। तो सर इसमें से ए और सी और डी कौन है, थोड़ा सा इसमें से टाइपिंग मिस्टेक कर दिए हैं। अब इसको मैं बता देता हूँ कैसे है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ए बी सी। तो ए क्या है भाई, वास्तविक सीधा, ठीक है, वस्तु के आकार में छोटा और पार्श्विक रूप से उल्टा, ठीक है। तो इस प्रकार के ए बी सी डी है। आपको बताना है कि कौन सा कथन क्या बेटा सही है, ठीक है, कौन सा कथन क्या है सही है। बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर मैं देख पा रहा हूँ, कमेंट सेक्शन ओपन है, सही बच्चे कमेंट करके क्या करेंगे, आंसर देंगे। एक एक क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, सभी बच्चे आंसर देंगे भाई, सभी बच्चे से मैं आंसर की उम्मीद रखता हूँ। तो उम्मीद है सभी बच्चे क्या करेंगे, आंसर देंगे, ठीक है। सर केवल बी और डी, बी क्या है बेटा, तो बी सीधा है, और डी क्या है बेटा, पार्श्विक रूप से उल्टा। तो जी हाँ, समतल दर्पण से जब परावर्तित होगी तो यहाँ पे बनेगा सीधा प्रतिबिंब। कैसा बनेगा, सीधा, और पार्श्विक रूप से क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। पार्श्विक रूप से क्या बनेगा, उल्टा। पार्श्विक मतलब कहने मतलब बेटा आभासी, क्या, आभासी। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी और सीधा। कैसा बन रहा है, आभासी और सीधा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि गोलीय दर्पण से किसी बिंब का आवर्धन -38 है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे ये ऐसा दिया है 1.38 है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक किए हैं ना, 1.38, यहाँ पे -1.38 है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है। गोली दर्पण से किसी बिंब का, प्रतिबिंब का यदि आवर्धन m की वैल्यू दी है बेटा -1.38, तो माइनस देखने से आपको क्या पता चल रहा है और 1.38 से आपको क्या पता चल रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस बता रहा है भाई वास्तविक को, उल्टा है और क्या है, छोटा है। तो याद रखना, अगर आपको माइनस में आवर्धन दिया है तो दर्पण के लिए कैसा बन जाएगा, माइनस रहेगा तो दर्पण के लिए वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या बेटा, वक्रित है, तब निर्मित दर्पण क्या। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है। तो कैसा हो जाएगा, ये अवतल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अवतल, ठीक है। तो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या है भाई, वक्रित है। क्या है, वक्रित है। तो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर जब वक्रित है तो ये बनेगा कैसा दर्पण, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। चलिए सभी के सही बनाएंगे। जितनी चीजें दी है, फोकस दूरी की वैल्यू कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। किसके लिए, उत्तल लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी मतलब u की वैल्यू कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे किसको प्लस लेना है, किसको माइनस लेना है, मैंने बिल्कुल आपको क्लास में बताया था भाई। चलिए सभी बच्चे इसको बनाएंगे, ठीक है। सर u की वैल्यू हमेशा माइनस में होती है, जी हाँ सर। तो ये हो जाएगा
15 सेंटीमीटर। क्या उत्तल लेंस के लिए एफ की वैल्यू होती है बेटा? यस सर, उत्तल लेंस के लिए थोड़ा देर पहले ही बताया हो कि क्या होती है, धनात्मक होती है। तो चलो कैलकुलेट करो भाई कि प्रतिबिंब की दूरी कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए बेटा लेंस सूत्र आपको पता ही है, लेंस सूत्र कैसे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। चलिए सबके सब बनाएंगे इसको, बस इसको जोड़ना घटाना गुणा भागी करना है, उसके बाद आपका आंसर आपके सामने में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया। चलो सॉल्व करो भाई, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है भाई, 1/25 इक्वल टू 1 आपका हो जाएगा v की वैल्यू कितनी है, इसी को तो निकालना है सर, और u की वैल्यू कितनी दी है, -15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 1/25 माइनस 1/15 इक्वल टू 1/v। कैलकुलेट करो भाई, कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी -37.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, -37.5 है ना, -37.5। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अवतल लेंस की क्षमता डायऑप्टर। तो यहाँ पे याद रखना लेंस की क्षमता की मात्रक क्या, तो लेंस की क्षमता का मात्रक आपका होता है बेटा डायऑप्टर। क्या होता है, डायऑप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या, डायऑप्टर। इसकी फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो ये दिया पावर ऑफ इक्वल टू 1/f मीटर में, क्या दिया, मीटर में। अगर सेंटीमीटर में देगा तो 100/f सेंटीमीटर में, तो आपको किसमें दिया है, सेंटीमीटर में। तो लेंस की क्षमता कितनी दी है भाई, -5d मतलब 0.5। तो यहाँ पे -0.5 इक्वल टू 100 बटे हो जाएगा f सेंटीमीटर में। ठीक है, कैलकुलेट कर ले भाई इसको, है ना, 5/10। ठीक है, इधर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे सभी की सभी। चलो f की वैल्यू निकाल लो भाई, है ना, f की वैल्यू निकाल लेंगे, सभी के सभी बच्चे निकाल लेंगे। अब यहाँ से कुछ करना ही नहीं है, बस कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट करना है सर। तो यहाँ पे मीटर में पूछा गया कि सेंटीमीटर में पूछा गया है, सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर में निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए है ना, कुछ नहीं करना है भाई, f इक्वल टू क्या करना है, 100/0.5, आंसर आएगा माइनस में क्योंकि माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/10, तो ये हो जाएगा 1000/5 करके देख लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 200 है ना। तो 200 क्या आ जाएगा, 200 आपके सेंटीमीटर में, वहाँ दिया है सेंटीमीटर में, लेकिन आपको आंसर आ जाएगा, है ना, आपका आंसर आ जाएगा -2 मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे है -200 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस आपके सामने हैं। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनता है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब है, ठीक है, वो कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। मैंने पहले ही बता दिया है इसके पहले क्वेश्चन में कि सर समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। तो याद रखना समतल दर्पण जो हमने दर्पण देखते हैं उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, है ना, जिसको हमने पार्श्विक देखा था, और क्या होता है, सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन, 45 अंश के कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पण के बीच पर रखी गई छवियों की संख्या कितनी होती है। इसके लिए फॉर्मूला क्या बेटा, n 360 अंश बटे थीटा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, 45 अंश के कोण पर झुके हुए दो दर्पण के बीच रखी हुई छवि की संख्या क्या होगी। तो थीटा का मान कितना रखना है सर, तो थीटा का मान रखना है 45, कितना रखना है, 45। ठीक है, अगर सम में आ गया तो उसको विषम बनाएंगे। चलो कैलकुलेट करो, तो 45 9 चौक 36, 45 एकम 45, 45 अट्ठे, है ना, 9 दूनी 18, तो 9 चौक 36, ठीक है, 4 चौक 16, ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 8। तो 8 क्या है, एक सम संख्या, सम संख्या कभी भी आंसर नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा क्या, विषम संख्या। तो एक हमेशा क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे। अगर आपका आंसर विषम में आता था तो ठीक है, सम में आ गया बेटा तो एक माइनस कर लेना, तो 8 में घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, सी इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दो दर्पण को 60 अंश के कोण पे रखा गया, वही क्वेश्चन है। चलो बनाओ, 360 अंश बटे कितना, 60 अंश, इसको बनाओ तुम लोग। ठीक है,
चलो ये बनना चाहिए भैया ना, ये बनना चाहिए, इसमें कुछ रखा नहीं है, अभी बताया हूँ जस्ट, ठीक है, ये बनना चाहिए, कुछ नहीं है भाई, अभी तो बताया हूँ सर। 0 0 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 छक्का 36, 6 आ गया सर। 6 कैसा है सर? 6 सम है सर, इसको सम को नहीं लेना है सर, तो इसको 1 घटाएंगे सर तो कितना आ जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर क्या? सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है, क्या हो जाएगा? अवतल अवतल अवतल। कितने बार इसको क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, तो अवतल इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश की चाल निम्नलिखित माध्यम में किस पर अधिकतम होगी? प्रकाश की चाल आपको पता है बेटा निर्वात में मैक्सिमम होगी, और इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो याद रखना है प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम होगी, और ये जो प्रकाश होता है ये अनुदैर्घ्य तरंगे नहीं होती है, जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ध्वनि क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आकाश खाली स्थान के कारण नीला दिखाई देता है, ये मैंने पिछले क्लास में भी कराया था। तो आकाश किसके कारण से नीला दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है आपके प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण से? प्रकीर्णन के कारण से, है ना। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न बनने चाहिए। चलिए बिल्कुल आपको एक और टिप दे देता हूं कि शिक्षक भर्ती की तैयारी साध्य पीएससी एकेडमी जी जान से कराती है। हमारा साध्य पीएससी एकेडमी शिक्षक भर्ती के लिए पूरे प्रदेश में नामित है। प्रदेश के लगभग 2 लाख बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने बीएड डीएड किया है। हमेशा से साध्य पीएससी एकेडमी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस कम रेट में, अभी इसकी रेट मात्र 4000 के आसपास है। पहले तो हमने 8000 10,000 में पढ़ाए हैं, अभी कम कर दिए रेट, ठीक है। हमने भी देखा कि सरकार बच्चों के साथ गलत कर रही है, वैकेंसी के नाम पे बस झुंझुना। पहले बोले कि हम 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे, फिर बोल रहे हो कि 33,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। तो साध्य पीएससी एकेडमी ने कदम उठाया कि हम बच्चों को मिनिमम अमाउंट, अभी इतना भी तो ज़्यादा लग रहा है 4000 भाई, लेकिन टीचर तो देखो वेल एजुकेटेड टीचर, जहाँ पे मैडम छत्तीसगढ़ पढ़ा रही है, मैं स्वयं जॉब छोड़ के पढ़ा रहा हूँ, है ना। अब भाई मुझे क्या लगा है, समझ रहे हो बात को, तो भाई मुझे भी दैनिक जीवन रोटी है ना खाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो ये मिनिमम अमाउंट पे, ऐसा नहीं है कि ये 2 दिन के लिए, साल भर में आपको इतना देना पड़ेगा, है ना। तो मान के चलो साल भर के लिए आप 4000 दे रहे हैं, तो उसको अगर 12 से डिवाइड करो तो कितना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लास की लाइट है, बिजली बिल है, तो एक मिनिमम अमाउंट है भाई। ऐसे ही चल रहा है क्लास में, इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है, इसकी भी बिजली बिल आता है, लैपटॉप चल रहे हैं, 3-3 कंप्यूटर चल रहे हैं, टाइपिस्ट लगा रहता है, बहुत सारी टीम होती है, ऐसे नहीं बन जाता है ना। तो थोड़े बहुत अमाउंट लगेगा ही, ठीक है। और पूरी एक विषयवार शिक्षकों की व्यवस्था, जहाँ साहू सर आपको सीडीपी पढ़ाते हुए दिखाई देंगे, छत्तीसगढ़ पढ़ाते हुए दिखाई देंगे, और क्या चाहिए आप लोगों को, है ना। यहाँ नवीन सर आपको मैथ्स से पढ़ाते हुए दिखाई देंगे, अविनाश सर आपको पॉलिटी इकोनॉमिक्स के जियोग्राफी, मनीष सर दिखाई देंगे, जैन सर आपको पॉलिटी हिस्ट्री दिखाई देंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। तो बिल्कुल ये साध्य पीएससी एकेडमी के साथ जुड़ के आप शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लेक्चरर की तैयारी करते हैं तो अलग अलग लेक्चरर की भी बैच चल रही है, साथ ही साथ जैसे कि देख पा रहे हैं अंग्रेजी की व्याख्याता, है ना, मैडम हिंदी की व्याख्याता पढ़ा रही हैं, गणित की व्याख्याता, फिजिक्स की व्याख्याता। और मोर छत्तीसगढ़ बैच आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के फेवरेट सर साहू सर जी आपको मोर छत्तीसगढ़ बैच के माध्यम से आपको दिखाई देंगे, और इसमें अलग अलग थोड़ी सी संशोधन की गई है ना। सर के माध्यम से इतिहास की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इतिहास, केवल जनजाति पढ़ना चाहते हैं जनजाति, है ना। अगर आपको केवल और केवल क्या पढ़ना है, भूगोल, तो भूगोल। इस प्रकार से मोर छत्तीसगढ़ बैच अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाया है। साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कराएंगे। साहू सर का नारा है भाई कि हम 50,000 यूट्यूब पे क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे, और इससे बाहर पेपर में नहीं आना चाहिए। तो ये बिल्कुल हम लोग अनवरत रूप से शनिवार को महामैराथन के माध्यम से करा ही रहे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, श्वेत प्रकाश में देखे गए साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। श्वेत प्रकाश जो होता है ना, साबुन के बुलबुले क्या दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। इसके लिए उत्तरदायी घटना कौन सी है? तो साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं बेटा, इसके लिए जो रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है, व्यतीकरण। क्या है, व्यतीकरण, है ना, इंटरफेरेंस। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? उत्तल दर्पण की क्या पूछा गया है, फोकस दूरी क्या होगी, जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है बेटा, 30 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पेपर में आने वाला क्वेश्चन कि भाई फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जब तक आपको संबंध पता नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की वैल्यू कितनी दी है सर, आर की वैल्यू दी है सर 30 सेंटीमीटर। सर कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर बटे 2, 30 में 2 कटोगे कितना है बेटा, ऑप्शन नंबर सी। क्या रखा यार, बताओ तुम ही लोग बताओ,
बस आपको पता ना चाहिए ना फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है आदि। ये तो मैं सब क्लास में पढ़ाया हुआ हूँ, साइंस की ई बुक में पूरा दिया हुआ है यार, है ना। आप मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ इसके बारे में, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपको बेसिक करना बहुत जरूरी है। और बेसिक आपका तभी पॉसिबल है क्योंकि अगर आप यहाँ से करोगे, ठीक है, यहाँ से करोगे तो इसको बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे अभी डाउनलोड करके इसको बिल्कुल तैयार कर लो। अभी भी समय है, 3 अगस्त को पेपर है। ढंग से पढ़ोगे बेटा 3 दिन नहीं लगेगा इस बुक को, 3 दिन, है ना। मेरे को तो 4 घंटा लगता है इस बुक को पढ़ने में, तो तुम लोग को 3 दिन लगेगा, चलो मान के चलता हूँ 3 दिन, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग ये कर लो। चलो तो हमने क्वेश्चंस किया और इसका आंसर क्या है भाई, 15 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। कैसे आया, समझ आ गया। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी। क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या, आर की वैल्यू कितनी दी है, 30, और 30 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा, 15। चलो अगला क्वेश्चन, खाली स्थान लेंस केंद्र में मोटा होता है और वक्रता को अभिसरित करता है, जबकि खाली स्थान लेंस केंद्र में पतला होता है और प्रकाश को अपसरित करता है। तो अभी तो बताया हूं यार कि कौन प्रकाश को अपसरित करता है और कौन प्रकाश को अपसरित करता है। तो बेटा जो लेंस केंद्र में मोटा, बीच से मोटा, तो बीच से मोटा वाला कौन सा, उत्तल लेंस। बीच से मोटा वाला कौन सा, उत्तल लेंस, है ना। और केंद्र में पतला, मतलब बीच से पतला वाला कौन सा, अवतल। कौन सा, अवतल। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग बनाइए, न्यूमेरिकल प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है बेटा, वही क्वेश्चन है क्या, सेम यार, वही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। चलो इसको बताओ, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया। ये क्वेश्चन पूछा बेटा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी, बताऊं क्या, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है और आवर्धन कितना होता है। चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, समतल दर्पण की फोकस दूरी, ये पहले रिलेशन जानो ना कैसे होता है, इसको भी समझ लो भाई, है ना। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आपको यहाँ ये जानना है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है, 0, ठीक है, सॉरी अनंत। क्या होती है, अनंत। क्या होती है, अनंत। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, अनंत। क्या होगी, अनंत। और एम की आवर्धन होगी क्या, 1। ये लो भाई, ऑप्शन नंबर क्या, बी। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत और इसकी आवर्धन कितनी होगी, 1, ठीक है। ये तो एकदम याद हो गया होगा ना, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक, अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक, ठीक है। इतना करा चुका हूं, ठीक है। चलो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है भैया, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए याद रख लो यार, दुनिया भर का चीज नहीं पढ़ना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए बस ये याद रख लो, मेरा सिर्फ एक लाइन है, उसी को आपको याद रखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होगा जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी। कहाँ जाएगी, सघन माध्यम से विरल। अब सघन मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा, विरल मतलब जिसकी डेंसिटी कम। सघन मतलब एकदम से घना, विरल मतलब जहां पे घना नहीं हो। अब देख लो, पढ़ लो कौन सा सघन माध्यम से विरल माध्यम पे जा रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। सूर्योदय और सूर्यास्त पर सूर्य की डिस्क चपटा होती है क्या। बढ़िया क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन पे दो। कहाँ पे दो, कमेंट सेक्शन पे दो। और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पे चाहिए, बिल्कुल आप पढ़ के इसका